तो अब हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको मैंने सैनिटरी लैंड फिलिंग के बारे में बताया था, ठीक है। रिफ्यूज़ का हम जो डिस्पोजल कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही सारा आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी देखो आज के जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न, क्योंकि ये सब क्या है, डिस्पोजल के मेथड्स हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, फिर जो भी हम चीज़ें खाते हैं, उसके बाद हम खाना खाने के बाद जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ मेथड्स काम में लिए जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, काम में लिए जाते हैं, जिससे कि आसपास गंदगी ना फैले, ना बीमारियाँ पैदा हों, ठीक है। तो जो हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज कंपोस्टिंग मेथड। ये क्या होता है देखते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल जब भी वर्ड सामने आ जाए तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल of refuse in which decomposition of organic matter can be carried out either in presence or absence of O2। इसका मतलब कि ये बेसिकली क्या है, बायोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है। तो इट कैन बी टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इट कैन बी टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस प्रोसेस इज रिफर्ड एज कंपोज्ड मैन्योर और ह्यूमस। मतलब जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कंपोज्ड मैन्योर। जो खाद होती है वो इसका एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो हम खेतों में डालते हैं, इससे हमारी खेतों के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद आगे आ जाइए। इफ़ कंपोस्टिंग इज़ कैरिड आउट एरोबिकली इट्स कंप्लीटेड इन 2 to 3 मंथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगर कंपोस्टिंग हमारी क्या हो रही है, एरोबिकली हो रही है, ठीक है, एरोबिकली हो रही है, तो ये 2 से 3 महीने में कंप्लीट होती है। आगे आ जाइए। फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंदौर प्रोसेस। सबसे पहले ये इंदौर में चालू हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है इंदौर प्रोसेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो एरोबिक कंपोस्टिंग होती है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर इंदौर प्रोसेस की जो इंदौर प्रोसेस है वो किस तरह की कंपोस्टिंग है, दैट इज़ एरोबिक कंपोस्टिंग और एनारोबिक कंपोस्टिंग। तो दैट इज़ एरोबिक कंपोस्टिंग। तो ये लिखा गया है, फॉर एरोबिक कंपोस्टिंग मिक्सिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज इंदौर प्रोसेस, ठीक है। आगे आ जाइए। इफ़ कंपोस्टिंग इज़ डन एनारोबिकली, मतलब अगर कंपोस्टिंग ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, ठीक है। इफ़ कंपोस्टिंग इज़ डन एनारोबिकली मिक्सिंग इज़ अवॉइडेड, और मिक्सिंग अवॉइड की जा रही है, देन इट इज़ जनरली कंप्लीटेड विद इन 5 to 6 मंथ्स। सिंपल सी बात है, अगर मिक्सिंग प्रोसेस काम में लिया जा रहा है तो उसके अंदर जो टाइम लगेगा कम लगेगा, और मिक्सिंग प्रोसेस काम में नहीं लिया जा रहा तो जो टाइम लगेगा ज़्यादा लगेगा। तो इफ़ कंपोस्टिंग इज़ डन एनारोबिकली, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, और मिक्सिंग जो अवॉइड की जा रही है, तो जो प्रोसेस होगा वो 5 से 6 महीनों के अंदर कंप्लीट होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एनारोबिकली और बिना मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो कितने महीने में कंप्लीट होता है, दैट विल बी कंप्लीटेड इन 5 to 6 मंथ्स। ओके, आगे आ जाइए। एनारोबिक कंपोस्टिंग इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज बैंगलोर प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो एनारोबिक कंपोस्टिंग है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर बैंगलोर प्रोसेस को हम किस तरह कंपोस्टिंग से डिनोट करते हैं, दैट इज़ एनारोबिक कंपोस्टिंग। क्योंकि बैंगलोर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, दैट्स इट इज़ नोन एज एनारोबिक कंपोस्टिंग। फॉर ऑप्टिमम कंपोस्टिंग C/N रेशियो शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50। अब इसके अंदर क्या है, अगर हमको ऑप्टिमम कंपोस्टिंग करानी है तो हमारा कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 30 to 50 के बीच में होना चाहिए। आगे आ जाइए। द अबव रेंज इज बेसिस ऑफ द फैक्ट that microorganisms utilized this carbon 30 to 5 times faster than nitrogen। मतलब जो ये रेंज डिसाइड की गई है वो इस टाइप से डिसाइड की गई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उनकी जो उसके अंदर जो कार्बन है वो नाइट्रोजन कंपेयर में 30 to 50 टाइम्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। या फिर जो ऐसे कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो कार्बन को यूटिलाइज करते हैं वो नाइट्रोजन कंपेयर में 30 to 50 टाइम्स फास्ट करते हैं कंपेयर टू नाइट्रोजन। इफ़ C/N रेशियो इज़ मोर, नाइट्रोजन इज़ एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ कार्बन, लिविंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट। अब देखो इसके अंदर क्या है, इफ़ C/N रेशियो इज़ मोर, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब नाइट्रोजन इज़ एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ द कार्बन। जैसे अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे सपोज़ करो, एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर, आपको देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए जो रेशो है वो कुछ इस टाइप से है, जो रेशो है मेरा वो 100, एग्जांपल ले रहे हैं अपन, वैसे इन्होंने बोला है, हाँ, तो 100 डिवाइड बाय लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर 30, ठीक है, क्योंकि 30 to 50 बोला है इन्होंने। C/N शुड बी इन द रेंज ऑफ 30 to 50, ठीक है। फास्टर है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, और
हम ले लेते हैं ऐसे C/N रेशो इज 10,000, ठीक है 10,000 या ज़्यादा हो गया 1000 ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये हम 1000 ले लेते हैं ऊपर, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर। मैं ये लिख चलता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा C/N रेशो है दैट इज़ 1000 डिवाइड बाय 30। मैं मान करता हूँ कि जो रेशो है मेरा 1000 डिवाइड बाय क्या है 30 है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, इफ C/N रेशो इज मोर नाइट्रोजन इज एग्जॉस्टेड नो डाउट। अब देखो नाइट्रोजन क्या है 30 है और कार्बन क्या है 1000 है, तो नो डाउट पहले कौन सा खत्म होगा, नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। तो वही इसमें बोला गया है इफ़ C/N रेशो इज मोर नाइट्रोजन इज एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ द कार्बन लिविंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकम्प्लीट। तो जब नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा तो इसमें क्या बच जाएगा, ओनली कार्बन बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। एक चीज़ खत्म हो गई है, दूसरी चीज़ एज इट इज़ पड़ी है, तो हमारी ग्रोथ क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम रोटी खाते हैं, सब्जी साथ में खाते हैं। अब रोटी 4 रोटी खा रहे हैं, साथ में सब्जी ले रखी है हमने एक बाउल, सब्जी हमारी पहले खत्म हो जाए तो रोटी का फ़ायदा नहीं होगा, रोटी सूखी खाएंगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर साथ में होना चाहिए कंजम्पशन, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है इसके अंदर, आगे देखते हैं। इफ़ C/N रेशो इज़ लेस, आगे क्या बोला गया है इसमें, इफ़ C/N रेशो इज़ लेस कार्बन इज एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ द नाइट्रोजन वेयर लेफ्ट ओवर नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज़ डिजास्टर्स फॉर मेथेन फॉर्मर्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर C/N रेशो बहुत कम है तो उसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या होगा, इसमें कार्बन पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब अगर कार्बन पहले एग्जॉस्ट हो गया, कार्बन पहले खत्म हो गया किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो वहाँ पर नाइट्रोजन तो बच गया। अब वो नाइट्रोजन जो बचा होगा वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर लेगा और क्या बना लेगा, अमोनिया। क्योंकि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। तो ये अमोनिया मान ली कैसे डिजास्टरस हो जाएगी, विच इज़ डिजास्टर फॉर मेथेन फॉर्मर्स। इसका मतलब जो बची हुई नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर लेगी और क्या बना लेगी, अमोनिया बना लेगी, जो कि मेथेन फॉर्मर्स के लिए क्या हो जाएगा, डिजास्टर पैदा कर देगा, ठीक है। तो इस पर भी गेट पे क्वेश्चन आया हुआ है आपके, ठीक है। C/N रेशो क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए नीचे आ जाइए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। C मतलब कार्बन है, फूड है, एनर्जी है, N फॉर नाइट्रोजन है, न्यूट्रिएंट है, ग्रोथ है, ठीक है। तो मतलब कार्बन है तो मतलब फूड मिल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल रही है, नाइट्रोजन है तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है। तो इसका रेशो 30:50 होता है। दैट इज़ ऑल्सो आज इन ऑब्जेक्टिव ऑफ SSC JEE। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ द रेशो ऑफ C/N रेशो, दैट इज़ 30:40, ठीक है। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि C/N का रेशो 30:40 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नीचे आ जाइए, देखो यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है मैंने, इस पेंसिल से मैं दिखाया दूँ आपको कि N+H जो बनेगा NH3 बनाएगा, ठीक है, जो कि हमारे CH4 के लिए क्या होगा, डिजास्टर होगा। भाई लिखा हुआ है ना, मेथेन फॉर्मर्स के लिए क्या होगा, डिजास्टर होगा, ठीक है। अब वही लिखा हुआ है देखो, C कंज्यूम्ड N लेफ्ट आउट अमोनिया बन जाएगी, इट इज़ डिजास्टर फॉर CH4, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके सामने ये चीज़, और ऊपर लिखा हुआ है C/N का, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कार्बन कंज्यूम हो गया, ठीक है, अगर मान लो कार्बन कंज्यूम हो गया तो नाइट्रोजन बची रह जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर C/N रेशो इज़ लेस कार्बन इज एग्जॉस्टेड प्रायर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन विच लेफ्ट ओवर नाइट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विच इज़ डिजास्टर फॉर मेथेन फॉर्मर्स। तो आपको वही यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन कंज्यूम हो गया तो क्या दिक्कत आ जाएगी, तो हमारा ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ पर हमारी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इनका जो कंजम्पशन है वो साथ साथ होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। नीचे चलते हैं हम, थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा वो देखते हैं हम। थर्ड इज़ इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। तो ये क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। दीज मेथड्स of disposal of the refuse is carried out by burning it at high temperature either in presence or in limited supply of O2। मतलब जो ये मेथड्स हैं, इंसिनरेशन बोल दो और थर्मल पायरोलिसिस, ये जो मेथड्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, या तो प्रेजेंस में होते हैं या फिर लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन की उसमें होते हैं। तो इफ़ बर्निंग इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैरिड आउट इज़ रिफर्ड एज इंसिनरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अगर जब बर्निंग होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन बोलते हैं। और अगर ये एब्सेंस में होती है, ठीक है, अगर ये लिखा गया इफ़ इट इज़ कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ O2 इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 और इन लिमिटेड सप्लाई, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ O2
और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर इज़ रिफर्ड एज थर्मल पायरोसिस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो हमारा जो बर्निंग हो रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिनरेशन, ठीक है। और जब बर्निंग हो रही है वो एब्सेंस में हो रही है या फिर लिमिटेड सप्लाई में हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल पायरोसिस बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं क्या है इसके नीचे, आगे आ जाइए। These methods are adopted for the refuse having high calorific value but are comparatively costlier than other method। तो मतलब जो ये मेथड्स हैं वो तभी अडॉप्ट किया जाता है जो रिफ्यूज़ काफ़ी हाई कैलोरिफिक वैल्यू रखते हैं, लेकिन ये मेथड्स काफ़ी क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये मेथड वही काम में ले आते हैं जहाँ पर जो हमारे रिफ्यूज़ है वो काफ़ी सारी हाई कैलोरिफिक वैल्यू रखते हैं और सेकंड की कंपेरेटिवली क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू अदर मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, डंपिंग इनटू सी। फोर्थ क्या है मेरा, डंपिंग इनटू सी। इसमें क्या है, आगे देखते हैं। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ इन द सी मस्ट बी डन फॉर अवे फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द, ये शोर ही है, सोर्स नहीं है, शोर ही है, कॉमा इसको काट रखा है बट ये शोर ही है, ठीक है। शोर मतलब किनारा होता है बेसिकली, तो ये शोर करेक्ट है ये, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ इन द सी वाटर must be done far away from the shore below the water surface level and only at the time of low tides। मतलब जब पानी के अंदर हम डिस्पोज करने जा रहे हैं रिफ्यूज़ को, तो वो तो शोर से दूर होना चाहिए और वाटर सरफेस से काफ़ी नीचे होना चाहिए, ठीक है। और कब होना चाहिए, जब टाइड्स मेरे क्या हो, काफ़ी कम हो, ठीक है ना। अगर ज़्यादा टाइड्स होंगे, अगर बहुत तेज़ी से टाइड्स मतलब क्या हो, उथल पुथल, ठीक है, तो ज़्यादा टाइड्स आ रहे होंगे तो हमारा, अगर हम डिस्पोज कर रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और सरफेस पे तैरना नहीं चाहिए, तो कहाँ पर होना चाहिए, बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है। ये आजकल काफ़ी कम हो गया है, डंपिंग इनटू सी काफ़ी कम हो गया है ये, क्योंकि इससे क्या होता है, जो पानी का डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए हम इस वाले मेथड को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आगे एग्जाम में पूछा जाए कि विच मेथड इज़ ऑब्सोलीट नाउ और विच मेथड इज़ लेस एप्रोप्रिएट, तो यू कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन, दैट इज़ डंपिंग इनटू सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, बेसिकली नेक्स्ट इज़ पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग। ये क्या होता है, तो इन रियल टर्म्स दीज आर नॉट द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रियल टर्म्स के अंदर तो ये कोई मेथड नहीं है, दीज आर ओनली यूज टू कन्वर्ट द हैवियर सॉलिड्स इनटू द लाइटर सॉलिड्स। मतलब ये केवल ये मेथड है कि जो हैवियर सॉलिड्स होते हैं उनको लाइटर सॉलिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर द लाइटर सॉलिड्स कैन बी फर्दर डिस्पोज बाय एनी ऑफ द अदर मेंशन मेथड। मतलब ये जो पल्वराइजेशन एंड श्रेडिंग है ये कोई पर्टिकुलर प्रॉपर मेथड नहीं है, ये क्या करते हैं, केवल हैवी सॉलिड्स को छोटे सॉलिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब छोटे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको किसी भी जो मेथड मैंने ऊपर मेंशन किए हैं उसके थ्रू डिस्पोज किया जाएगा। पल्वराइजेशन इज़ बेस्ड अपॉन क्रशिंग और ग्राइंडिंग एक्शन। जो पल्वराइजेशन होता है वो क्रशिंग पर और ग्राइंडिंग पर एक्शन पर बेस्ड होता है, और जो श्रीडिंग होता है वो किस पर बेस्ड होता है, कटिंग और टेयरिंग एक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है ना। हम घर पे करते हैं ना, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग जो काटते हैं, टेयरिंग फाड़ना होता है, ठीक है। तो पल्वराइजेशन बेस्ड ऑन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन, वेयर एज श्रीडिंग इज बेस्ड अपॉन कटिंग और टेयरिंग एक्शन। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि श्रीडिंग इज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन आता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, टेयरिंग, बोथ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे। सिक्स्थ क्या है हमारा, सिक्स्थ इज़ ऑटोक्लेविंग। ये क्या होता है, इट इज़ अ लो हीट थर्मल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसमें जो हीट दी जाती है, काफ़ी लो हीट दिया जाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ये ओनली बायोमेडिकल वेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जैसे कॉटन हो गया, सिरिंजेस हो गए, ठीक है, वो जो पट्टियाँ हो गई, उनको लो हीट दी जाती है, उसके डिस्पोजल के लिए काम में लिया जाता है, इन विच इट इज़ ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ स्टीम अंडर कंट्रोल टेम्परेचर। और इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा डिस्पोज करने जा रहे हैं जिस चीज़ को, उसको हम एक स्टीम के कॉन्टैक्ट में लाते हैं, जो कि एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर काम करता है, एंड प्रेशर, और एक पर्टिकुलर प्रेशर दिया जाता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन। इससे क्या होता है, जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ वाटर ट्रीटमेंट में अगर हमने डिसइंफेक्शन प्रोसेस काम में नहीं लिया तो हमारा पानी को हमने जितने भी मेथड यूज़ में लिए हैं, चाहे हमने सेडिमेंटेशन यूज़ में लिया है, चाहे हमने कोआगुलेशन यूज़ में लिया है, चाहे हमने फिल्ट्रेशन यूज़ में लिया है, बट अगर we didn't use disinfection method, that the all process are totally not of use.
इसलिए डिसइंफेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही लिखा हुआ है लास्ट में कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोल टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर एक पर्टिकुलर हीट के अंदर दिया आता है, स्टीम में दिया आता है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।